Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Art Hub. So today I am discuss about Delhi शिल्पी चक्र। लास्ट क्लास में पैक ग्रुप से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो चुका है। पैक ग्रुप और कोलकाता ग्रुप इवन समकालीन कलाकार कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी न्यू है मेरे चैनल पर वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं ये सारे, और मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र, टाइम ड्यूरेशन है 1949। एग्जैक्ट टाइम याद रखिएगा, 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर थे बीसी सान्याल फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप का। दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह की स्थापना कब व किसने की थी? 25 मार्च 1949 बीसी सान्याल ने। कौन सा आधुनिक कलाकारों का समूह था जिसमें अधिकांश पाकिस्तान से आए कलाकार सम्मिलित हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गोल मार्केट दिल्ली में की गई थी। दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह के महासचिव कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल, मीन्स बीसी सान्याल थे। इनका फुल नेम है भावेश चंद्र सान्याल। दिल्ली शिल्पी चक्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 26 गोल मार्केट जंतर मंतर रोड दिल्ली में। दिल्ली शिल्पी चक्र की फर्स्ट एग्जीबिशन कब हुई थी? प्रथम प्रदर्शनी फर्स्ट एग्जीबिशन कब हुई थी? फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी 1949 में। 26 गोल मार्केट दिल्ली। प्रमुख कलाकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। देखिए आर्टिस्ट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और हो सके तो पॉसिबिलिटीज़ हो नोट डाउन कर लें। बीसी सान्याल कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल फाउंडर थे, जन्मदाता थे दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के। ओके, नेक्स्ट आर्टिस्ट है जैमिनी रॉय, जो बहुत फेमस है। फोक आर्ट कौन सी लोक कला के लिए? तो बंगाल की लोक कला के लिए बड़ी फेमस है जैमिनी रॉय। यामिनी रॉय को इंग्लिश में जैमिनी रॉय भी कहते हैं, जैमिनी रॉय। नेक्स्ट है कंवल कृष्णा काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया था। कोलाज प्लेट एक टेक्निक होती है प्रिंट मेकिंग की, उसका इन्वेंशन भारत में किए थे कंवल कृष्णा। नेक्स्ट शांको चौधरी फेमस है स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए, मूर्तिकार। धनराज भगत, ही वॉज ऑल्सो स्कल्पचर आर्टिस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज देवयानी कृष्णा प्रिंट मेकर भी हैं और लाइक इन्होंने आर्टिस्ट भी, पेंटिंग भी की है। कंवल कृष्णा की वाइफ है देवयानी कृष्णा। जया अप्पा स्वामी, के एस कुलकर्णी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डीन भी रहे थे। नेक्स्ट है प्राणनाथ मागो भी, इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं लाइक कैचिंग फिश। और प्राणनाथ मागो बेसिकली बिलोंग करते हैं लाहौर से आए हुए कलाकार हैं। ऑलमोस्ट देखिए धनराज भगत लाहौर से आए हैं, धनराज भगत, कंवल कृष्णा, जैमिनी रॉय, बीसी सान्याल, लेकिन ये बेसिकली वहीं से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है राम कुमार, सतीश गुजराल और राम कुमार पता ही है, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस है। सतीश गुजराल जिनका फेवरेट माध्यम रहा है कोलाज का इन्वेंशन हुआ था 1912 में क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के थ्रू, लेकिन सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम रहा है। ये ऑलराउंडर है, इन्होंने पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, इवन इन्होंने ग्राफिक्स में भी काम किया है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रामेश्वर ब्रूटा एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नारी मीन्स फीमेल की एक भी पेंटिंग नहीं बनाई है इन्होंने। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये पेंटिंग्स में स्क्रैच करते थे, लाइक अगर किसी के बालों को, जैसे हाथ में बाल वगैरह होते हैं तो वो रोंगटे दिखाने के लिए ये स्क्रैचिंग से, स्क्रैपर होता है, लाइक स्क्रैपर आपने देखा होगा इस तरह का स्क्रैपर होता है, ऐसे अंदर बाहर ऐसे करके यहाँ पे ब्लेड की तरह होता है। तो स्क्रैपर से वो क्या करते थे, अपने कैनवस को स्क्रैच करते थे, स्क्रैचिंग करके एक टेक्सचर क्रिएट करते थे।
टेक्सचर क्रिएट करते थे। रामेश्वर ब्रूटा इसके लिए बहुत फेमस है। एंड द लास्ट आर्टिस्ट दिनकर कौशिक। दिनकर कौशिक का सर्कस बड़ा फेमस पेंटिंग है इनका, सर्कस। ठीक है, चलिए फाइनली वन बाय वन करके आर्टिस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिस्ट हैं भावेश सान्याल, जिनका पूरा नाम है, इनको शॉर्ट में बुलाया जाता है बीसी सान्याल। बीसी सान्याल, बीसी सान्याल शॉर्ट में कहते हैं, और कंप्लीट नेम है भावेश चंद्र सान्याल। 1902 में पैदा हुए थे, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? धुबली ग्राम, डिब्रूगढ़, असम में पैदा हुए थे। बीसी सान्याल किस भारतीय कला समूह से जुड़े थे? भारतीय कला समूह से दिल्ली शिल्पी चक्र। इवन दिल्ली शिल्पी चक्र के फाउंडर जनक भी कहे जाते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ऑफ कोर्स भावेश सान्याल ने, है ना। नेक्स्ट है बीसी सान्याल चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? देखिए पेंटिंग तो करते ही थे, तो साथ साथ स्कल्पचर आर्टिस्ट, इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई हैं। इनकी एक बड़ी फेमस मूर्ति है, लाइक मुझे याद, हाँ, द वर्टिकल वुमेन। द वर्टिकल वुमेन अभी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन मूर्तिकार के लिए फेमस रहे हैं। बीसी सान्याल की पत्नी का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था स्नेला सान्याल। स्नेला सान्याल मुख्य रूप से गज़ल गायिका और थिएटर आर्टिस्ट हैं। गज़ल गायिका, थिएटर आर्टिस्ट हैं स्नेलता सान्याल। स्नेलता सान्याल कौन है? बीसी सान्याल की वाइफ है। बीसी सान्याल ने प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प द वर्टिकल वुमेन, बहुत फेमस है इनकी द वर्टिकल वुमेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुलंब स्त्री। इसका मटेरियल क्या था? इन्होंने बनाया है बलुआ पत्थर मीन्स रेड सैंडस्टोन, ओनली सैंडस्टोन में बनाया गया है द वर्टिकल वुमेन। द वर्टिकल वुमेन का एग्जैक्ट टाइम है 1958 to 59। और कहाँ पर एग्जिबिट है द वर्टिकल वुमेन? ये है चंडीगढ़ म्यूज़ियम, चंडीगढ़ संग्रहालय में ये एग्जिबिट है। कौन सी पेंटिंग? इनकी पेंटिंग नहीं, इनकी स्कल्पटर इनकी मूर्ति है द वर्टिकल वुमेन। चंडीगढ़ म्यूज़ियम, चंडीगढ़ संग्रहालय में एग्जिबिट है। सैंडस्टोन से बनाई गई है। टाइम ड्यूरेशन है 1958 to 59। बीसी सान्याल की पुत्री जो थिएटर आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, अम्बा सान्याल बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट भी रही हैं, इवन इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी किए हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी रही हैं। बीसी सान्याल की भारतीय कला आंदोलन, किस भारतीय कला आंदोलन का हिस्सा थे? आधुनिक कला के। किस भारतीय कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहकर पुकारा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट बीसी सान्याल को कहकर पुकारा गया, भावेश चंद्र सान्याल। क्यों कहकर पुकारा गया? जस्ट बिकॉज 100 ईयर प्लस इनका मतलब टाइम रहा था। इनको शताब्दी पुरुष के नेम से भी जाना जाता है। बीसी सान्याल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? प्रमुख रूप से देखिए फेमस रहे हैं पेंटिंग के लिए। इन्होंने गौड़ता मूर्तिकार, स्कल्पटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, इवन आर्टिस्ट और स्कल्पटर आर्टिस्ट दोनों थे। ठीक, मूर्तिकार और चित्रकार दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लाइक बीसी सान्याल चित्रकार तो थे ही, और किस फील्ड में इन्होंने काम किया? तो इन्होंने स्कल्पटर के फील्ड में भी काम किया है। बीसी सान्याल को कब भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? 1984 में इनको अवार्ड मिला था भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण। बीसी सान्याल ने अपना कला स्टूडियो कहाँ खोला? गोल मार्केट, दिल्ली। इवन इनका ये आर्ट स्टूडियो लाहौर में भी रहा था। लाहौर में सान्याल स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। सान्याल स्टूडियो फेमस रहा है लाहौर में, और गोल मार्केट दिल्ली में भी बीसी सान्याल का अपना स्टूडियो था, आर्ट स्टूडियो। आर्ट स्टूडियो बेसिकली एक स्टूडियो होता है, एक लाइक गैलरी टाइप रूम कह लें। उसमें क्या करना होता है, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स होती हैं, उनके सारे मटेरियल्स होते हैं, और वो फ्रीली अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बीसी सान्याल ने कब दिल्ली शिल्पी चक्र दिल्ली कलाकार समूह की स्थापना किए थे? सॉरी एक सेकेंड, हाँ, 25 मार्च
1949 में। 25 मार्च भी याद रखिएगा। ऑफ कोर्स 1949 मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, 25 मार्च भी रिमाइंड कीजिएगा। बीसी सान्याल ने चित्रकला अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश लिया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में। कौन सा भारतीय कलाकार जो एक शताब्दी मीन्स 100 ईयर प्लस इनकी एज रही थी, शताब्दी से अधिक जीवित रहे थे? बीसी सान्याल। इनको शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है, बीसी सान्याल को। बीसी सान्याल कब से कब तक राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के सचिव रहे थे? 1960 to 69, टोटल 9 ईयर। बीसी सान्याल को वर्ष 1993 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा अवन गगन पुरस्कार मिला था 1993 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है बंगाल में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में इसकी स्थापना हुई। देखिए सबसे पहले था कला भवन की स्थापना हुई है 1919। फिर इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम 1921 में, 22 का टाइम समथिंग बताया जाता है कि इस टाइम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट लाइन है, किस भारतीय कलाकार को वयोवृद्ध कला आचार्य कहा जाता है? वयोवृद्ध कला आचार्य बीसी सान्याल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वयोवृद्ध? जस्ट बिकॉज 100 ईयर प्लस इनकी एज थी, इसलिए इन्हें वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। बीसी सान्याल मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के ललित कला विभाग में उप प्रधानाचार्य के पद पर कब नियुक्त हुए थे? 1929 में। बीसी सान्याल ने कब से कब तक मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में उप प्राचार्य पद पर अपनी सेवाएं दी थीं? 1929 to 36। बीसी सान्याल मीन्स भावेश सान्याल चित्रण के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? इनकी पेंटिंग के जो प्रमुख विषय मेन सब्जेक्ट मैटर होते थे वो ग्रामीण जनजीवन मीन्स विलेजर्स लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करते थे। किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, कला का सम्राट कहा जाता था भावेश चंद्र सान्याल को। बीसी सान्याल ने कब से कब तक दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? 1953 to 60। बीसी सान्याल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थी द वर्टिकल वुमेन। प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? चंडीगढ़ संग्रहालय। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ सिटी का डिज़ाइन किसने किया? चंडीगढ़ सिटी ली कॉर्ब्यूजे ने चंडीगढ़ सिटी का डिज़ाइन किया। और चंडीगढ़ सिटी में हमारे आर्ट के मतलब लाइक हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो कौन से वाले आते हैं? पूछा जाता है रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? उनका नाम था नेक चंद्र शैली। देखिए जब चंडीगढ़ आ ही गया था तो हमें लगा कि ये दोनों क्वेश्चंस बताना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। चंडीगढ़ संग्रहालय पंजाब में है। ली कॉर्ब्यूजे ने चंडीगढ़ सिटी का डिज़ाइन किए थे। और चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन है, नेक चंद्र शैली ने बनाया। और रॉक गार्डन बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो लाइक जो बैंगल्स वगैरह होते हैं उससे बहुत प्यारे प्यारे इंस्टॉलेशन बनाए गए हैं। फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी नेक चंद्र शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, सान्याल ने निर्देशक रंजन खोसा की किस फिल्म में अभिनय किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है डांस ऑफ द विंड में।
किस भारतीय कलाकार को शताब्दी कलाकार कहकर पुकारा जाता था? भावेश चंद्र सान्याल को। बीसी सान्याल की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? 2003 न्यू दिल्ली। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लेते हैं। स्कल्प्टर द वर्टिकल वुमेन तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ सब साथ में लिखा हुआ है। ढोलपुर, ढोलपुर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। टाइम ड्यूरेशन है 1958 to 59। द वर्टिकल वुमेन, अनुलंब स्त्रियाँ, अनुलंब स्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लाइंग बिजुका। बिजुका बड़ा फेमस है अवधेश मिश्र का, अवधेश मिश्र का है बिजुका, अभी आया भी था 2021 के एग्ज़ाम में। अवधेश मिश्र का बिजुका बहुत फेमस है। और बीसी सान्याल ने बनाई है द फ्लाइंग बिजुका। द फ्लाइंग बिजुका, गायों का झुंड, गोल मार्केट के भिखारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। ऑयल ऑन कैनवस पर इन्होंने बनाया, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, द गोल मार्केट के भिखारी नोट डाउन कर लीजिए। भिखारी भी बहुत फेमस है। ऑयल ऑन कैनवस नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। शिव की मुखाकृति, अश्रहीन लड़की, ब्रूडिंग मूड। देखिए ब्रूडिंग मूड इन्होंने भी बनाई है, और किसने बनाई है ब्रूडिंग मूड? ब्रूडिंग मूड फेमस है रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ब्रूडिंग मूड बनाई है, दोनों का याद रखिएगा। और किस में बनाया है? मटेरियल क्या है इनका? मटेरियल है ऑयल ऑन कैनवस। माउंटेन स्केप बहुत फेमस है, वाटर कलर में बनाया गया है। विश्राम करता, सपेरा। जाति बहिष्कृत, बाल वधू, नारी और पक्षी, माँ और शिशु। निजामुद्दीन के मेले, बड़ा फेमस है ये वाला पेंटिंग, निजामुद्दीन के मेले, कैनवस पर ऑयल कलर में बनाए 1950। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। हुमायूं का मकबरा, कपोत और महिला। गोल मार्केट के भिखारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रूडिंग मूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिवा की मुखाकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निज़ामुद्दीन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये माउंटेन स्केप भी इम्पॉर्टेंट। द वर्टिकल वुमेन तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है कंवल कृष्णा। कंवल कृष्णा फर्स्ट आर्टिस्ट हैं जो भारत में इन्होंने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किए थे। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1910 में पैदा हुए, 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। कंवल कृष्णा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1910 ज़िला मांटगोमरी पंजाब में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में। ये मांटगोमरी अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में इंक्लूडेड हो गया, और उस टाइम में इंडिया में ही था, तो पंजाब में, ठीक है। कंवल कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं? ग्राफिक प्रिंट मेकर। और ग्राफिक प्रिंट मेकर में इन्होंने भारत में पहली बार किसका इन्वेंशन किए थे? बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी जेआरएफ का पेपर दिया होगा, मतलब जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर जिसने भी सॉल्व किया होगा, ये कितनी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कोलाज प्लेट वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंवल कृष्णा दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह में कब सम्मिलित हुए थे? 1949 में। कंवल कृष्णा जी की जो पत्नी जो एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, उनका नाम क्या था? देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा आल्सो फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग, ओके। कंवल कृष्णा ने ग्राफिक प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? इन्होंने सर विलियम हैटर से इन्होंने ग्राफिक टेक्निक का एजुकेशन लिए थे। और सर विलियम हैटर विस्कोसिटी का इन्वेंशन इन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, और इनसे ही विस्कोसिटी का एजुकेशन लिए थे। भारत में जो पहली बार विस्कोसिटी का इन्वेंशन किए हैं उनका नाम था विलियम, सॉरी एक सेकेंड, रिमाइंड नहीं हो रहा है उनका नेम, 17, हाँ, कृष्णा रेड्डी बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं। इन्होंने प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने इनका विस्कोसिटी का फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्वेंशन किया, और इनके टीचर रहे थे विलियम हैटर। और देखिए कृष्णा रेड्डी की बड़ी फेमस है व्हर्लपूल।
व्हर्लपूल बहुत फेमस है, एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, JRF एग्ज़ाम में व्हर्लपूल दे दिया गया था, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये क्या है। तो ये कृष्णा रेड्डी की प्रिंट मेकिंग थी विस्कोसिटी टेक्निक में द व्हर्लपूल। नेक्स्ट लाइन है, कंवल कृष्ण ने ललित कला विषय में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे? इन्होंने डिप्लोमा लिया कोलकाता आर्ट्स कॉलेज 1933 to 39। कंवल कृष्ण ने ग्राफिक विधा की शिक्षा कहाँ से ली थी? ग्राफिक विधा की शिक्षा एटेलियर 17 से लिए थे, पेरिस में है एटेलियर 17। और किससे लिए थे? सर विलियम हैथर से लिए थे। ग्राफिक कला अध्ययन के लिए कंवल कृष्ण पेरिस कब गए थे? 1954 में पेरिस गए थे। टाइम याद रखिएगा, 1954 में पेरिस गए थे। देखिए 1926 में सर विलियम हैथर ने यहाँ पे प्रिंट मेकिंग इन्वेंशन किया था। उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए बंद हो गया। फिर जब कृष्णा रेड्डी वहाँ पर वापस से पेरिस में गए थे तो 1954 में इन्होंने कंटिन्यू किया था उनसे एजुकेशन लेने के बाद। दोनों टाइम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये 1926 वाला आया भी है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, ग्राफिक कला अध्ययन के लिए कंवल कृष्णा पेरिस कब गए थे? 1954 में। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता ने कंवल कृष्णा को कब स्वर्ण पदक अवार्ड दिए थे? 1961 में। प्रिंट मेकर कंवल कृष्णा का संबंध किस कलाकार से है? दिल्ली शिल्पी चक्र दिल्ली से। 1948 में हुए कश्मीर युद्ध के समय चित्रण कंवल कृष्णा ने किस माध्यम में बनाए थे? वाटर कलर जल रंग में बनाए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। 1948 में इन्होंने कश्मीर युद्ध पे पेंटिंग्स बनाई थी वाटर कलर में। कंवल कृष्णा को किस वर्ष ललित कला एकेडमी का फेलो सदस्य चुना गया था? 1976 में। किस चित्रकार ने कश्मीर के युद्ध के समय भारतीय सेना के चित्र चित्रित किए थे? कंवल कृष्णा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंवल कृष्णा दिल्ली आर्ट कॉलेज के ग्राफिक कला विभाग के अध्यक्ष कब रहे थे? कब से कब तक? 1952 to 53, 1 ईयर रहे थे दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में, ग्राफिक आर्ट के टीचर थे। भारत के सबसे पहले कलाकार जिन्होंने कोलाज के लिए जिंक प्लेट का यूज़ किए थे, जिंक प्लेट कंवल कृष्णा। देखिए एचिंग, ये तो कोलाज के बारे में बात हो रही है, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे मैंने जो भी प्रीवियस मेरा क्लास अटेंड किए हैं उनको पता होगा अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले, एक बार और बता देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। प्रिंट मेकिंग के 4 प्रोसेस थे, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी एंड द लास्ट वन इज serigraphy means silk screen, serigraphy। देखिए आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कभी कभी, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं लाइक पेंटिंग फील्ड से होंगे या फिर XYZ किसी अदर फील्ड से होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्रिंट मेकिंग की बेसिकली, क्योंकि पेंटिंग से बेसिकली मैं भी हूँ। शुरू में मुझे भी बड़ी परेशानी हुई थी कि लाइक अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस आ जाते थे, तो मुझे लगता था बहुत मुश्किल होता है प्रिंट मेकिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसके बस 4 प्रोसेस हैं, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी और सेरिग्राफी। रिलीफ के अंदर आपका आ जाता है वुड कट और लिनो कट, ठीक है। इंटैग्लियो के अंदर आ जाता है 7 प्रोसेस। वो 7 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? लाइक एज्यूम कीजिए, लाइक हम जैसे पेंटिंग बनाते हैं वैसे ही प्रिंट मेकिंग भी होती है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब ये थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग पेंटिंग वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन एज्यूम तो कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें पास होने के लिए चीज़ों को एनालाइज करना है और अच्छे से डिपिक्ट करना है। तो देखिए 7 प्रोसेस होते हैं, प्लेट इंग्रेविंग, देन ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी, ठीक है 7 प्रोसेस। और नेक्स्ट आ जाता है प्लानोग्राफी। आपने देखा होगा लिथोग्राफी या फिर ओलियोग्राफी। JRF के एग्ज़ाम में यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लिथोग्राफी, ओलियोग्राफी
एक इसका पार्ट है, प्लानोग्राफी का पार्ट है। एंड द लास्ट वन इज सिल्क स्क्रीन ऑल्सो कॉल्ड एज सेरीग्राफी। तो देखिए कितना आसान था ना, ये आपको प्रोसेस पता चल गया कि ये पर्टिकुलर 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं। अब इनके प्रोसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड मैं एक अलग ब्रीफली वीडियोस बना दूंगी आप लोगों के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे जिंक प्लेट के बारे में बात हो रही है। इन्होंने कोलाज का यूज़ किया है, कोलाज प्लेट का, जिंक प्लेट पर कोलाज का। तो कोलाज तो आप लोग को पता ही है क्या करते हैं, पेपर पेस्ट करते हैं। 1912 में इसका इन्वेंशन हुआ था क्यूबिज्म आर्टिस्ट के थ्रू, पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक ने किया था। तो यहाँ पे बात हो रही है कोलाज। कोलाज इन्होंने किस पे किया, जिंक प्लेट पे किया। जिंक प्लेट पे नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। जिंक प्लेट पर नाइट्रिक एसिड का जब हम एचिंग करते हैं, एचिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्लांकन, जब हम लोग अम्लांकन कर रहे होते हैं तो जिंक प्लेट पर नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। सॉरी, अगर ग्लास प्लेट होगा तो ग्लास प्लेट पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज है ना, इसमें माइंड में मतलब सराउंडेड चलाते रहा करें और नोट डाउन कर लिया करें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। भारत में कोलाज विधा को विकसित करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है, कमल कृष्णा को। इनकी मोस्ट पेंटिंग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग केव मोनेस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केव मोनेस्ट्री कमल कृष्णा की, वाटर कलर में इन्होंने बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा मीन्स न्यू दिल्ली में, नगमा में एग्जिबिट है। नॉर्वे लैंडस्केप बहुत फेमस है इनका, वाटर कलर में बनाए हैं। देवताओं का आवाज़ माँ जल रंग में बनाए थे 1945। कश्मीर युद्ध 1948 में बनाए थे वाटर कलर में। मठवासी 1953 पेन और स्याही से बना है। जमा हुआ सूरज कैनवस पर ऑयल कलर में बनाए थे। और कांटों का ताज इन्होंने बनाया है वाटर कलर में एवं वैक्स में भी, मोम लगाकर 1954 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग देख लीजिए, केव मोनेस्ट्री, नॉर्वे लैंडस्केप और कश्मीर युद्ध। नेक्स्ट कहाँ गया बोला, हाँ कांटों का ताज। अब इनके प्रमुख छापा चित्र, लामा मिला रेपा बहुत फेमस है। इन्होंने एचिंग अम्लांकन में बनाई है। देखिए मीडियम याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जहन में रहेगा कि इन्होंने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया, कोलाज प्लेट तो कोलाज प्लेट में ही बनाए होंगे, नहीं, अम्लांकन में इन्होंने बनाया है 1956 में। सेथ मेडिटेटिंग बर्थ ऑफ लाइट, होवरिंग स्पिरिट बड़ा फेमस है इनका। शिवरिंग सन भी बहुत फेमस है। प्रकाश का जन्म इंटैग्लियो में बनाए थे 1962 में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शांखो चौधरी। शांखो चौधरी इज ए फेमस फॉर स्कल्प्टर आर्टिस्ट है, लाइक मूर्तिकार हैं। 1916 में इनका जन्म हुआ, 2006 में इनकी मृत्यु हुई। शांखो चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1916 बिहार राज्य के सांथाल क्षेत्र में। शांखो चौधरी ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से ली थी, इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी स्कल्प्टर आर्ट में कला भवन शांति निकेतन से। राम किंकर बैच के स्टूडेंट है शांखो चौधरी, राम किंकर बैच के स्टूडेंट है। और राम किंकर बैच बहुत फेमस रहे हैं, स्कल्प्टर आर्ट में इन्होंने काम किया है, पेंटिंग भी बनाए हैं, ऑल्दो फेमस रहे हैं मूर्तिकार के लिए। राम किंकर बैच के बारे में स्टार्टिंग क्लास में ही हमने डिस्कस कर ली हूँ, इसलिए आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे उन्हें तो आई होप बिल्कुल भी कोई इशूज़ नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांखो चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे, राम किंकर बैच। और राम किंकर बैच के टीचर कौन हैं, राम किंकर बैच के टीचर हैं नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं राम किंकर बैच। और राम किंकर बैच के स्टूडेंट है शांखो चौधरी। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, शांखो चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध हैं, संगतराज मूर्तिकार के लिए। संगतराज शांखो चौधरी का मूल नाम क्या था, मूल नाम था इनका नारायण
चौधरी। शांको चौधरी को राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने कब ललित कला रत्न पुरस्कार दिए थे? 2004 में दिए थे, 2004 में। शांको चौधरी 1945 में किसके साथ नेपाल गए थे? रामकिंकर बैज के साथ नेपाल गए थे। शांको चौधरी मूर्तिकारी के अलावा और किस में रुचि रखते थे? चित्रकारी। इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। शांको चौधरी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला 1971 में। गढ़ई कला परिषद कार्यशाला न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, और वहाँ पे क्यूरेटर रहे थे शांको चौधरी। शांको चौधरी रामकिंकर बैज के साथ नेपाल क्यों गए थे? नेपाल गए थे बैज के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प युद्ध स्मारक को निर्मित करने के सहयोग करने के लिए, उनके हेल्प के लिए। उनके टीचर थे तो साथ में स्टूडेंट और टीचर गए थे। ठीक, नेक्स्ट है शांको चौधरी के मूर्तिकला गुरु कौन थे? रामकिंकर बैज। इन्होंने रामकिंकर बैज से अपनी एजुकेशन ली है स्कल्पचर आर्ट में। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह का एक ऐसा कलाकार जिसका जन्म सांथाल परिवार में हुआ। सांथाल परिवार, शांको चौधरी। इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र के समूह का एक ऐसा कलाकार, उनका जन्म सांथाल परिवार में हुआ था, शांको चौधरी थे। और सांथाल परिवार स्कल्पटर मूर्ति बड़ी फेमस है रामकिंकर बैज की। शांको चौधरी किस विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान की थी? महाराजा सयाजी राव, बड़ौदरा। महाराजा सयाजी राव कौन सी यूनिवर्सिटी है? MS यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में बोलते हैं ना MS यूनिवर्सिटी। इसका फुल फॉर्म है महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदरा। नेक्स्ट लाइन है, भारत में सबसे पहले पत्थर को तराश कर शिल्प गढ़ने वाले मूर्तिकार कौन थे? देखिए, शांको चौधरी ने स्टोन में काम किया है, याद रखिएगा। अगर आप JRF की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प होगी आपको इस बुक से। पूछा जाता है ना कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, इन्होंने स्टोन यूज़ किए हैं शांको चौधरी ने। बड़ौदा विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में शांको चौधरी कब से कब तक विभागाध्यक्ष पद पर रहे थे? 1957 to 70। शांको चौधरी की पत्नी ईरा चौधरी ने कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? सेरेमिक पॉटरी के लिए बहुत फेमस है ईरा चौधरी। और ईरा चौधरी कौन है? शांको चौधरी की वाइफ है। नेक्स्ट लाइन है, सेरेमिक कलाकार ईरा चौधरी की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? कला भवन शांति निकेतन में शांको चौधरी के साथ, कला भवन में ही शांको चौधरी के साथ ईरा चौधरी ने एजुकेशन ली। लेकिन ये सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। और रामकिंकर बैज बोल रही हूँ, शांको चौधरी स्कल्पटर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार, और ये सिरेमिक के लिए फेमस है ईरा चौधरी। शांको चौधरी कब राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के सचिव नियुक्त हुए थे? 1974 में। किसने गढ़ई कला कार्यशाला न्यू दिल्ली की स्थापना की? शांको चौधरी ने। देखिए, गढ़ई कला परिषद की स्थापना शांको चौधरी ने की 1976 में। शांको चौधरी राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो सदस्य कब बने थे? 1982 में। शांको चौधरी ने किन माध्यमों में मूर्तिकारी की थी? सीमेंट, धातु, प्लास्टर, वेल्डिंग, एल्यूमिनियम शीट व पत्थर। इन सारे मटेरियल्स में शांको चौधरी ने काम किया है। शांको चौधरी के कार्य का प्रमुख माध्यम क्या था? स्टोन, पत्थर था। शांको चौधरी के मूर्ति शिल्पों का प्रमुख विषय क्या रहा था? महिला आकृति और वन्यजीव। शांको चौधरी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष कब नियुक्त किए गए थे? देखिए, भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। भोपाल में नियुक्ति हुई थी 1987 में शांको चौधरी की। शांको चौधरी को 1979 में अबन गगन पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने प्रदान किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। भारत में सबसे पहले किस मूर्तिकार ने पत्थर पर सीधी तराश का काम प्रारंभ किए थे? शांको चौधरी। शांको चौधरी ने 1949 में किस भारतीय अखिल कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों की सज्जा की थी? साज सज्जा, मेरठ कमिश्नरी। और ये भारतीय अखिल कांग्रेस अधिवेशन का और किसने सज्जा किया है? नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट नंदलाल बोस ने भी किया है। टेम्परा टेक्निक में, बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्निक कौन सी थी? तो टेम्परा टेक्निक में इन्होंने किया है। और मेरठ का ये डेकोरेट किए थे अधिवेशन मंडल का शांको चौधरी। देखिए दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मतलब आप सभी के ज़ुबान पे रहेगा नंदलाल बोस, लेकिन अगर मेरठ ऑप्शन में दे दिया जाए तो शांको चौधरी के पास आ जाइएगा। अगर नंदलाल बोस ऑप्शन में होंगे तो भी मत लगाइएगा, ठीक है। शांको चौधरी ने किस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया? बड़ौदा को। शांको चौधरी को कब राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था? 1956 में। शांको चौधरी के मूर्ति शिल्पों पर प्रमुख रूप से किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? घनवाद। घनवाद बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट को कहते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 1907 से लेकर 1925 तक। यहाँ पे 1912 में कोलाज की खोज हुई थी। घनवाद में इंग्लिश में क्यूबिज्म कहते हैं। बेसिकली घन और शंकु को कैप्चर करके यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और यहाँ की पेंटिंग्स को टू डिवाइडेशन दिए गए थे, लाइक फर्स्ट एनालिटिकल और सिंथेटिकल। पेंटिंग्स इस तरह से कैप्चर की जाती थी, लाइक चारों सराउंडिंग में विजिट करने के बाद हम लोग कैसी पेंटिंग बनाते हैं, हमारे पास एक कैनवस होता है, सामने जो ओवरव्यू दिख रहा होता है उसे कैप्चर करते थे, लेकिन इन्होंने जस्ट अपोजिट बनाया है। ओवरव्यू फ्रंट बैक सबको अपने कैनवस पर कैप्चर किए थे घनवादी आर्टिस्ट, जिनमें महत्वपूर्ण कलाकार है, जिन्हें फाउंडर कहा जाता है, जन्मदाता, वो है पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो जन्मदाता है, फाउंडर। उसके बाद अनदर आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे और हॉर्नग्रेस। सारे आर्टिस्ट का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, शांको चौधरी पेरिस के किस कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? पेरिस की बात हो रही है, तो पेरिस से इन्होंने ये इंस्पायर्ड रहे हैं इस्तवन बो इथी से। शांको चौधरी की पहली एकल प्रदर्शनी, इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब हुई थी और कहाँ हुई थी? फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई थी 1946 में मुंबई में। मध्य प्रदेश सरकार शांको चौधरी को कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किए थे? 2001 to 2002। 1998 शांको चौधरी को किस विश्वविद्यालय ने दसिकोत्तर सम्मान से सम्मानित किए थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन से इनको ये अवार्ड मिला था, सम्मान किया गया था। बड़ौदा विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में शांको चौधरी कब प्रवक्ता पद पर नियुक्त किए गए? 1949 में। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय मीन्स MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के मूर्तिकला विभाग में शांको चौधरी ने कब से कब तक प्रवक्ता पद पर रहकर सेवाएं दी थी? 1950 to 1957। इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति देख लीजिए, स्कल्पचर महात्मा गांधी कांस्य आवच्छ में बनाए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कांस्य में। ज्योति लिमिटेड बड़ौदा में है। श्रृंगार टॉयलेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एग्जाम में आई भी है कितनी बार। टॉयलेट शांको चौधरी की है, स्टोन में बनाए थे, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। फिगर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिगर और टॉयलेट बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिटेड फिगर, ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
सीटेड फिगर का मटेरियल देखिए, ब्रास में बनाया गया है, ब्रास में, और बर्ड कॉपर में बनाई गई है, और स्टील में। बर्ड इन्होंने कॉपर और स्टील में बनाया 1955, डक बनाया 1955, म्यूजिक बनाया 1966। महत्वपूर्ण चित्र है, घोड़े के साथ महिला, अंगड़ाई लेती महिला। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। गरीब कलाकार कार्यशाला की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। गरीब कला कार्यशाला, इसकी स्थापना मूर्तिकार कौन थे? शांको चौधरी ने इसकी स्थापना की है। स्थापना हुई है 1976 में। गढ़ी कला कार्यशाला का संचालन केंद्रीय ललित कला एकेडमी के द्वारा किया गया था। ललित कला एकेडमी के द्वारा किया गया था। गढ़ी कला कार्यशाला के प्रथम निर्देशक शांको चौधरी थे। गढ़ी कला कार्यशाला न्यू दिल्ली में स्थित है। सो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट है धनराज भगत। धनराज भगत 1917 में पैदा हुए और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। धनराज भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1917 लाहौर, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में है। धनराज भगत ने मूर्तिकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे? मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर से। धनराज भगत किस कलाकार समूह से संबंधित थे? दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर रहे हैं। धनराज भगत के मूर्ति शिल्प कैसे थे? मूलतः घनवादी। देखिए इनकी भी मूर्तियां जो थी वो घनवादी इफेक्ट देती थी, क्यूब्स, घन को कैप्चर करके बनाया जाता था इनके स्कल्पचर। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने धनराज भगत को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए थे? 1961 में। धनराज भगत ने दिल्ली आर्ट्स कॉलेज के मूर्तिकला विभागाध्यक्ष पद पर रहकर कब से कब तक सेवाएं दिए थे? 1973 to 77। धनराज भगत को प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? संगतराश मूर्तिकार के लिए, मूर्तिकला के लिए, मूर्तिकार के लिए ही फेमस रहे हैं धनराज भगत। धनराज भगत को प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? सेम लाइन हो गया है। धनराज भगत को किस वर्ष साहित्यिक कला परिषद सम्मान से सम्मानित किया गया? 1969 में इनको मिला था साहित्यिक कला परिषद अवार्ड। अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया था इससे। धनराज भगत ने मूर्तिकारी के लिए मुख्यतः किस माध्यम में कार्य किया है? मिक्स मीडिया में। मिक्स मीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया, लाइक लकड़ी, तांबा, जस्ता, लोहा, टीन, प्लास्टर और पत्थर, इन सारे मटेरियल से स्कल्पचर बनाना उसे बोलते हैं मिक्स मीडिया। सारे मीडियम को यूज़ किए हैं धनराज भगत। धनराज भगत दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के मूर्तिकला विभाग में प्रवेश पद पर कब नियुक्त हुए थे? 1946 में। धनराज भगत मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर में कब मूर्तिकला अध्यापक पद पर नियुक्त हुए? 1939 में। धनराज भगत का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द लॉफिंग मोनार्क। मोनार्क बहुत फेमस है, इनका आयरन में बनाए हैं, और अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन करें तो इस मोनार्क पिक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। चंडीगढ़ संग्रहालय में एग्जिबिट है। धनराज भगत ने मूर्तिकला की शिक्षण कहाँ से प्राप्त की थी? मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर से। धनराज भगत अमेरिकी प्रवास के दौरान किस प्रसिद्ध मूर्तिकारों के काम से अधिक प्रभावित थे? अलेक्जेंडर एचिपेको और लीन चैडविक, ये दोनों अमेरिका के आर्टिस्ट हैं, स्कल्पटर आर्टिस्ट, उनसे इन्फ्लुएंस थे धनराज भगत। भारत सरकार ने कब आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? 1977। धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों पर किस शैली का प्रभाव प्रदर्शित होता है? घनवाद का। धनराज भगत के भारत आने पर किस कलाकार समूह में सम्मिलित हो गए? दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप में सम्मिलित हो गए थे। प्रसिद्ध मूर्तिकार धनराज भगत का निधन कब हुआ? 1988 में। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है, देख लेते हैं। महाकाल प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाए थे 1958। मोनार्क बहुत फेमस है, वुड ऑन कॉपर में बनाए हैं मोनार्क।
कंस्ट्रक्शन 1968 में बनाए थे वुड में। नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। द लाफिंग मोनार्क आयरन में बनाए इन्होंने सिर्फ मोनार्क वुड में बनाए, वुड ऑन कॉपर, और लाफिंग मोनार्क बनाए थे आयरन में। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स वुड में बनाए थे 1968। बुल बहुत फेमस है, जेआरएफ एग्जाम में बुल भी आ चुका है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन आ चुका है, मोनार्क। ये कुछ पेंटिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ मूर्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1958 में बनाए। नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। शिवा डांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टर में बनाए थे 1956 में। स्टैंडिंग वुमेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पटर है, कॉपर में बनाए हैं, मटेरियल कॉपर है। संगीतज्ञ इन्होंने लोहा धातु में बनाए, चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। शिवा डांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टर में बनाए हैं। सॉरी। स्पिरिट ऑफ वर्क इन्होंने बनाया है वेल्डेड आयरन एंड पीओपी में। वेल्डेड आयरन और पीओपी में बनाए थे स्पिरिट ऑफ वर्क। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। घोड़े की नालबंदी बहुत फेमस है इनकी, घोड़े की नालबंदी स्टोन में बनाए थे। मदर अर्थ वुड में बनाए हैं। फैमिली हॉर्स वुड में बनाए हैं। ब्राइड भी काफ़ी फेमस है, कास्ट में बनाए हैं। सितार प्लेयर सितार वादक सीमेंट में। बांसुरी वादक वेल्डिंग कॉपर में 1956 में। कॉस्मिक एनर्जी कॉपर में, कॉस्मिक मैन प्लास्टर में बनाए हैं। द किस वुड में बनाए हैं। द किंग वुड एंड ब्रास में बनाए हैं। मैन इन्होंने बनाया प्लास्टर व आयरन में। नटराज प्लास्टर ऑफ पेरिस 1956। विश्राम प्लास्टर में। देखिए जितनी भी मूर्तियाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति है। मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए इसे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है देवयानी कृष्णा। 1918 2002। देवयानी कृष्णा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1918 इंदौर मध्य प्रदेश में, एमपी में हुआ था 1918 में। इनका देखिए जन्म 1918 में हुआ था और 1910 में हुआ था कमल कृष्णा का। दोनों का डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाता है ना एग्जाम्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन है देवयानी कृष्ण किस कलाकार की पत्नी थी? कमल कृष्णा की पत्नी थी। इन्होंने भारत में फर्स्टली कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया था, उन्हीं की वाइफ थी देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंदौर कला महाविद्यालय से, देवी लालकर से। इनके गुरु थे देवी लालकर। देवी लालकर का नाम आप लोग को पता है, हुसैन के गुरु भी थे, एमएफ हुसैन के। देखिए जितने लोग यहाँ पर इंदौर कला विद्यालय से एजुकेशन लिए थे देवी लालकर से लिए थे, वहाँ पे देवी लालकर टीचर थे। देवी लालकर प्रमुख रूप से किस लिए जानी जाती हैं? सॉरी, देवयानी कृष्णा एचिंग अमलांकन में देवयानी कृष्णा फेमस है, और उनके हस्बैंड जो हैं वो कोलाज प्लेट के लिए फेमस रहे हैं। देवयानी कृष्णा एचिंग अमलांकन के लिए फेमस रही हैं। देवयानी कृष्णा को कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई थी? इनको ख्याति प्राप्त हुई थी प्रिंट मेकिंग में। दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के किस कलाकार की कलाकृतियां आदिमवादी मीन्स प्रिमिटिव आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड रही थी। नियो प्रिमिटिव आर्ट से इन्फ्लुएंस थी देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा के कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु थे दत्तात्रेय देवी लालकर। देवयानी कृष्णा का मूल नाम विवाह से पहले क्या था? विवाह से पहले इनका मूल नाम था देवयानी जाधव, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाई कृष्णा। कमल कृष्णा की वाइफ देवयानी कृष्णा। शादी से पहले इनका नाम था देवयानी जाधव। देवयानी कृष्णा ने किस कला महाविद्यालय से कला की डिप्लोमा प्राप्त की थी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार लोक कला के विभिन्न रूपों जैसे खिलौनों तथा मुखौटों से काफ़ी प्रभावित थी? देवयानी कृष्णा फोक आर्ट से प्रभावित रही हैं, लोक कला से। फोक आर्ट बेसिकली होता क्या है? तो ये लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना। देवयानी कृष्णा किस कला समूह के सदस्य रही थी? दिल्ली शिल्पी चक्र। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप से ही
मेंबर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, देवयानी कृष्णा की पहली एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन की बात हो रही है, 1941 कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी। कौन सी एग्जीबिशन? सोलो एग्जीबिशन। सोलो एग्जीबिशन बेसिकली होता क्या है, काफ़ी बार सोलो एग्जीबिशन डिस्कस हो चुका है। तो सोलो एग्जीबिशन उसे कहते हैं जहां आर्टिस्ट सिर्फ अपनी ऑन पेंटिंग्स को या फिर प्रिंट मेकिंग को सिर्फ गैलरीज में उनकी अपनी पेंटिंग्स लगती हैं उस दिन, उसे बोलते हैं सोलो एग्जीबिशन। नेक्स्ट लाइन है, 1965 में देवयानी कृष्णा के इंटैग्लियो पद्धति से छपे चित्रों की प्रदर्शनी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? अंडर द रूफ ऑफ गॉड। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह के किस कलाकार ने बाटिक टेक्निक में काम किया? देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा ने बाटिक टेक्निक में काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे बाटिक टेक्निक क्या होता है, तो बाटिक बेसिकली फैब्रिक पे की जाती है। ये फैब्रिक हो गया हमारा, फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा के बारे में बात हो रही है कि कपड़ा है ये सरफेस हमारा कपड़ा है। इस कपड़े पे वैक्स एक बाउल में ले लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। एक बाउल में डालिए वैक्स को, मोम को एक बाउल में ले लीजिए और जब आग पर थोड़ा दिखाएंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए कोई फ्लावर ऐड कर ले रहे हैं। अब इस फ्लावर में आप इसको अप्लाई कीजिए वैक्स को, या फिर अगर आपको वैक्स यहाँ नहीं लगाना है तो ये जो एरिया डिज़ाइन बनाइए, डिज़ाइन बनाने के बाद जितने एरिया को आपको कवर अप करना है, लाइक प्लेन छोड़ना है, वहाँ पर वैक्स अप्लाई कीजिए और जहाँ पे आपको कलर्स अप्लाई करना है उस एरिया को फ्री छोड़ दीजिए और सारा अच्छे से ब्रश से आप अप्लाई कीजिए वैक्स को। वैक्स अप्लाई हो गया। अब ये जो बचे हैं फ्लावर्स और डिज़ाइंस, पेटल्स वगैरह, ये पंखुड़ियाँ, इनको आप पेंटिंग करिए, कलर्स कीजिए। फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। फिर आप एक अच्छा सा रिफ्लेक्शन, जब सूख जाएगा वैक्स अच्छे से और ये कलर्स भी ड्राई हो जाएंगे, अच्छे कलर्स लेंगी, फैब्रिक वाले कलर्स। जब पेंटिंग कंप्लीट करेंगी, ये पूरी पेंटिंग बन जाएगी, देन वॉश करेंगी तो बहुत अच्छा सा इफेक्ट, लाइक आपने टाई एंड डाई ट्राई किया होगा, टाई एंड डाई पेंटिंग का ही इफेक्ट बाटिक पेंटिंग में आता है, एक अच्छा सा। और यहाँ पे वैक्स का यूज़ किया जाता है, तो वैक्स क्या है, एक बंधक का काम करता है वैक्स बाटिक पेंटिंग में। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है बाटिक पेंटिंग। नेक्स्ट है, देवयानी कृष्णा किस पश्चिमी कलाकार से प्रभावित थी? पॉल क्ले से प्रभावित थे। पॉल क्ले बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से। अब ब्लू राइडर ग्रुप कौन सा है, अब आप सोच रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहले अभिव्यंजनावाद चला था। अभिव्यंजनावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जर्मन में स्टार्ट हुआ। इसके 2 डिवाइडेशन थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था ड्राई ब्रूके, दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। ड्राई ब्रूके के फाउंडर थे लुडविग क्रिश्नर और ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर थे ये क्या नाम है, वेस्ली कंडेंस्की, और उसी के मेंबर थे आपके पॉल क्ले। और अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता थे मुंक ये एडवर्ड मुंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड मुंक 1904 से लेकर के 1914 तक अभिव्यंजनावाद चला है और उसके 2 भाग हुए हैं। डाई ब्रूके चला है 1904 से और ब्लू राइडर ग्रुप चला है 1912 से लेकर के 14 तक, 2 साल तक केवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है, इसके बारे में मैं वेस्टर्न आर्ट की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि लाइक आप अगर टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऊपर से ही टीजीटी के एग्ज़ाम में आएगा, इतना ब्रीफली अंदर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से ही, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टिपिकल अब बनने लगे हैं। नेक्स्ट है प्रमुख छापा चित्र श्रृंखला। बम बम बोले बहुत फेमस है कागज़ पर एचिंग में। जलवाहक अंडर वाटर सीरीज़ एचिंग में बनाई थी 1960 में। अल्लाह श्रृंखला बहुत फेमस है देवयानी कृष्णा का, एचिंग में बनाई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। क्या वह कहाँ श्रृंखला कागज़ पर एचिंग में बनाई है? 1970। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। योग श्रृंखला एचिंग में बनाई थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला न्यू दिल्ली में स्थित है। माँ श्रृंखला कैक्टस श्रृंखला भी बहुत फेमस है, 1961 में बनाई थी। लवर श्रृंखला 1961 में। देखिए कैक्टस श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट, लवर श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये वाली अल्लाह श्रृंखला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बम बम बोले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंडर वाटर कुछ पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग नहीं प्रिंट है, ये स्किप हो गया। हाँ,
छापा चित्र गणेश एचिंग में बनाई 1970। मास्क इंटेग्लियो में काफ़ी फेमस है इनकी मास्क भी एलिफेंट मुखौटा बाटिक में बना है 1960 में। देखिए गणेशा पीवी जानकी रमन की भी फेमस है। पीवी जानकी रमन फेमस क्यों है? तो ये रिफ्यूजे टेक्निक के लिए फेमस है। और गणेशा इन्होंने पीवी जानकी रमन ने तांबे में बनाई हैं। तांबे में पीवी जानकी रमन बनाई थी गणेशा, और गणेशा इन्होंने एचिंग में बनाए हैं। देवयानी कृष्णा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जयाप्पा स्वामी। जयाप्पा स्वामी का जन्म हुआ था 1918 में। 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयाप्पा स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1918 मद्रास में। जयाप्पा स्वामी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ईसाई परिवार में हुआ था। जयाप्पा स्वामी प्रमुख रूप से किस लिए जानी जाती है? कला समीक्षक व लेखिका के लिए, और ये दिल्ली शिल्पी चक्र की मेंबर भी रही हैं। किस चित्रकार ने अपने चित्रों के संग्रह को रसजा फाउंडेशन नाम दिया? बहुत फेमस है। रसजा फाउंडेशन कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। इन्होंने अपने चित्रों को नाम दिया था जयाप्पा स्वामी ने। जयाप्पा स्वामी ने चित्रकला के लिए प्रशिक्षण कहाँ से ली? शांति निकेतन से। जयाप्पा स्वामी का पूरा नाम क्या है? ईश्वर जयवंती अप्पा स्वामी। जयाप्पा स्वामी ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त की थी? नंदलाल बोस से। नंदलाल बोस की स्टूडेंट है जयाप्पा स्वामी, याद रखिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी से भी ली है। अब विनोद बिहारी मुखर्जी कौन है? तो नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी। और जयाप्पा स्वामी के स्टूडेंट है नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी की स्टूडेंट है जयाप्पा स्वामी। ठीक है। जयाप्पा स्वामी किस कलाकार समूह की संस्थापक सदस्य रही थी? दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप समूह की, दिल्ली शिल्पी चक्र की सदस्य रही थी। जयाप्पा स्वामी कब से कब तक समकालीन कला पत्रिका न्यू दिल्ली संपादक भी रही? 1964 to 77। जयाप्पा स्वामी की चित्रकला का प्रमुख माध्यम क्या रहा था? प्रमुख माध्यम था वाटर कलर और टेम्परा टेक्निक। 1977 में जयाप्पा स्वामी कहाँ विजिटिंग प्रोफेसर रही थी? कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में। कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में, विश्व भारती विश्वविद्यालय की 1921 में या 22 समथिंग। जयाप्पा स्वामी सर्वाधिक लेख किस समाचार पत्र में प्रकाशित करती थी? हिंदुस्तान टाइम्स में। इन्होंने ज़्यादा लेख प्रकाशित किए हिंदुस्तान टाइम्स में। किस चित्रकार ने एक विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत चित्र श्रृंखला को चित्रित की? जयाप्पा स्वामी। महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी बुक अवनीनाथ टैगोर और उनके समय की कला, आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प, मराठा युग की तंजौर चित्रकला, कांच पर भारतीय चित्रकारी। के.एस. कुलकर्णी कृष्ण शामराव कुलकर्णी इनका फुल नेम है। 1918 में पैदा हुए थे कर्नाटक बेलग्राम, और 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1819 बेलग्राम कर्नाटक में। के.एस. कुलकर्णी ने भित्ति चित्रकला से परास्नातक कहाँ से प्राप्त किए थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। के.एस. कुलकर्णी को किस लिए जाना जाता है? प्रमुखतः चित्रकार के लिए और गौरतः मूर्तिकार के लिए। के.एस. कुलकर्णी की मूर्तिकला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां जो ब्रॉन्ज से बनाई गई हैं, उसका रिफ्लेक्शन इनके वर्क में दिखाई देता है। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है कृष्ण शामराव कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी किस वर्ष केंद्रीय ललित कला एकेडमी के सदस्य बने थे? 1982 में। के.एस. कुलकर्णी ने किस कला संस्था की स्थापना की? इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मीन्स बीएचयू के संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? के.एस. कुलकर्णी को, कृष्ण शामराव कुलकर्णी को एज ए डीन नियुक्त किया गया था बीएचयू में।
के.एस. कुलकर्णी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में डीन पद पर रहकर कब से कब तक काम किए थे? 1972 टू 78। त्रिवेणी कला संगम न्यू दिल्ली की स्थापना किसने की? 1948 के.एस. कुलकर्णी ने। चित्रकार के.एस. कुलकर्णी किस कला समूह से सम्मिलित है? दिल्ली शिल्पी चक्र। के.एस. कुलकर्णी ने कहाँ के भित्ति चित्रों से काफी प्रभावित है? अजंता के भित्ति चित्रों से काफी प्रभावित है। नेक्स्ट लाइन है, के.एस. कुलकर्णी ने मूर्तिकारी के लिए किस माध्यम का प्रयोग किए थे? कांस्य का, मीन्स ब्रॉन्ज का। के.एस. कुलकर्णी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? दिल्ली से। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने किस वर्ष के.एस. कुलकर्णी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए? 1955 टू 66 एंड 65, 62 एंड 65। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस कलाकार ने टेक्सटाइल मिल में एक डिजाइनर के पद पर नौकरी किए थे? के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? इनका प्रमुख सब्जेक्ट मैटर रहा है ग्रामीण जीवन, मीन्स विलेजर्स, लोकल वो ट्रेडिशंस को कैप्चर करते थे। के.एस. कुलकर्णी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 1973 टू 79। के.एस. कुलकर्णी का वह चित्र कौन सा है जो गरीबी, हिंसा, भूख की स्थिति को दर्शाती है? अंतिम भोज, मिस लास्ट सपर। लास्ट सपर 1937 में के.एस. कुलकर्णी ने बनाया और बहुत फेमस लास्ट सपर पेंटिंग है। हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो द विंसी, उनकी बहुत फेमस है। यूरोप में, इटली में बनाए थे लास्ट सपर। और लास्ट सपर भारत में और कौन कौन बनाया है? लास्ट सपर बनाए हैं एम.एफ. हुसैन की भी लास्ट सफर फेमस है, और एफ.एन. सूजा, ये दोनों पैक ग्रुप के आर्टिस्ट हैं, दोनों की लास्ट सफर फेमस है। और लास्ट सफर अंतिम भोज के.एस. कुलकर्णी ने भी बनाए हैं। नेक्स्ट है के.एस. कुलकर्णी की एकल प्रदर्शनी, लाइक इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब व कहाँ आयोजित की गई थी? 1945 आईफेक्स न्यू दिल्ली में। के.एस. कुलकर्णी दिल्ली पॉलिटेक्निक कला के कला विभाग में शिक्षक पद पर कब नियुक्त हुए थे? 1945 में। कृष्ण सामराव कुलकर्णी का निधन कब और कहाँ हुआ था? 1994 न्यू दिल्ली में। इनकी फेमस पेंटिंग है के.एस. कुलकर्णी की दर्पण, जिसे मिरर कहते हैं इंग्लिश में, मीन्स शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है, वो इन्होंने बनाया था बोर्ड पर ऑयल कलर में। ट्यूनिंग सितार बोर्ड पर ऑयल कलर में। स्नानार्थी कैनवस पर एक्रेलिक में 1980। अंतिम भोज लास्ट सपर कैनवस पर एक्रेलिक में बनाए थे 1987। तीन बहनें ऑयल ऑन एक्रेलिक ऑन कैनवस 1984। होली एक्रेलिक ऑन कैनवस 1984। डेथ ऑफ ए सॉन्ग ऑयल ऑन कैनवस 1963। बापू ऑयल ऑन कैनवस 1946। बुलक्स इनकी बड़ी फेमस है, बुलक्स 1963 में बनाए थे ऑयल ऑन कैनवस। मास्क ऑयल ऑन कैनवस नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। बालिकाएं घड़ों के साथ ऑयल ऑन कैनवस राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। देवताओं का आवास पनघट पर बाथर्स। डांसिंग फिगर्स टू सिस्टर्स एक्रेलिक ऑन कैनवस 1986। कबाड़ी माता व पुत्र कथावाचक टोकरी लिए लड़की और खेत। देखिए ये वाली जो है बुलक्स इन्होंने बनाई है पेंटिंग, और राघव कन्हैया की बहुत फेमस है। राघव कन्हैया क्या थे? राघव कन्हैया थे स्कल्प्टर आर्टिस्ट, मूर्तिकार थे, उन्होंने भी बुलक्स बनाए थे। नेक्स्ट है इनकी फेमस स्कल्प्टर लाइक देवी सिरेमिक में बनाए थे 1982 में। भेड़ चराता लड़का सिरेमिक में बनाए थे 1982। देखिए जो इनकी देवी है ना, देवी श्रृंखला ज्योति भट्ट ने भी बनाई है। ज्योति भट्ट की किसमें फेमस रही है? तो ज्योति भट्ट ने प्रिंट मेकिंग में बनाए हैं, और ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग में बनाए, और इनका देवी रहा है के.एस. कुलकर्णी का सेरेमिक में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्राणनाथ मागो का जन्म 1923 में हुआ था, इनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। प्राणनाथ मागो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 रावलपिंडी के पास गुजर खान शहर वर्तमान पाकिस्तान में।
प्राणनाथ मागो के पिता और माता का क्या नाम था? इनके फादर का नेम था रामलाल मागो और मदर थी पार्वती। प्राणनाथ मागो ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर ली थी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जीएम महिवासी के साथ। जीएम महिवासी बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, ये मथुरा से बिलोंग करते हैं और बेसिकली भित्ति चित्र के लिए फेमस रहे हैं। प्राणनाथ मागो किस लिए जाने जाते थे? चित्रकार, कला शिक्षक और कला समीक्षक। आर्ट क्रिटिक भी थे, टीचर भी थे और आर्टिस्ट भी थे। प्राणनाथ मागो ने कला शिक्षक पद पर रहकर अपनी सेवाएं कहाँ दी थी? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। प्रसिद्ध चित्र जलियांवाला बहुत फेमस है, जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा गया है 2 बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कलाकार ने चित्रित किए? प्राणनाथ मागो ने। प्राणनाथ मागो ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1957 में किस माध्यम में चित्रित किए थे? तो चारकोल में बनाए थे। प्राणनाथ मागो का संबंध किस कलाकार समूह से रहा? दिल्ली शिल्पी चक्र आर्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं प्राणनाथ मागो। इन्होंने जलियांवाला बाग चारकोल में बनाया, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। प्राणनाथ मागो दिल्ली शिल्पी चक्र समूह में कब सम्मिलित हुए थे? 1949 में। प्रसिद्ध पुस्तक भारत में समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्राणनाथ मागो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1957 पैनल चित्र प्राणनाथ मागो ने कहाँ प्रदर्शित किए? लोकसभा भवन न्यू दिल्ली में। दिल्ली शिल्प चक्र के किस कलाकार को लोग प्रेम से मागो साहब कहकर पुकारते थे? प्राणनाथ मागो को इनके सरनेम से इनको बुलाया जाता था। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार इनको प्यार से बुलाते थे। प्रमुख पेंटिंग है द बंगाल फेमिन, कैचिंग फिश बहुत फेमस है, ऑयल ऑन कैनवस पर बनाई गई है। इनकी र्यूमर्स बहुत फेमस है, ऑयल ऑन कैनवस 1946 में बनाए थे। सिएस्टा भी इनकी फेमस है। ऑयल ऑन कैनवस मनार्स, ऑयल ऑन कैनवस 1950। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। फेयरवेल 1945। जलियांवाला बाग हत्याकांड आया हुआ है एग्जाम में 1957 में। कागज पर चारकोल में बना है, जिसका स्केच किए थे 24x8 फीट। लोकसभा भवन न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। नगाड़े वाले चौराहे, सारी पेंटिंग इनकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राम कुमार ही वॉज द फेमस फॉर एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट इन इंडिया। जन्म हुआ था 1924, 2018 में इनका डेथ टाइम रहा है, इनकी मृत्यु हुई है। राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम कुमार चित्रकला अध्ययन के लिए पेरिस कब गए थे? 1950 में। भारत के अग्रणी सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कौन माने जाते हैं? राम कुमार भारत के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं, और वैसे फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं वेस्ली कंडेंस्की बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से। ये भारत के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इवन इनके बाद अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेंगे तो पियत मोन्द्रियान और वेस्ली कंडेंस्की को फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहा जाता है, मीन्स अमूर्त कला के जन्मदाता। अब भारत के अमूर्त कला के जन्मदाता राम कुमार को कहा जाता है। राम कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा चित्रकला शिक्षा कहाँ से पूरी की? इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की शारदा चरण उकेल स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली से। राम कुमार के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन कब हुई थी? 1945 दिल्ली में। भारत का पहला अमूर्त कलाकार किसे कहा जाता है? राम कुमार को। याद रखिएगा, भारत के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं राम कुमार। राम कुमार चित्रकारी के अलावा और किसमें रुचि रखते थे? लेखन कला में। राम कुमार ने किसके सानिध्य में रहकर कला की शिक्षा सीखी? घनवादी कलाकार फर्नांडेज़ आंद्रे लोहोद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछा गया है ये लाइन कि कौन से आर्टिस्ट हैं जो क्यूबिज्म आर्टिस्ट से अपनी एजुकेशन लिए थे आर्ट की? वो थे राम कुमार, भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फर्नांडेज़ से कला सीखी। फर्नांडेज़ बेसिकली नलीवादी कलाकार हैं, इस तरह से छल्ले छल्ले जैसी इनकी पेंटिंग होती है, देखिएगा इनकी पेंटिंग। राम कुमार प्रसिद्ध रूप से किस लिए जाने जाते हैं? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के लिए। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने राम कुमार को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए थे? 1956 to 58। मैं अपने चित्रों में अपने
बिंबों द्वारा अपने अनुभव को अस्वीकृत करने का प्रयास करता हूँ। किसने कहा? राम कुमार ने। राम कुमार की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट इनकी सोलो एग्जीबिशन कब आयोजित की गई थी? 1948 शिमला में। शिमला में की गई थी 1948 में सोलो एग्जीबिशन। प्रसिद्ध बनारस घाट श्रृंखला किसने चित्रित किया? राम कुमार ने। चित्रकार राम कुमार को कब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको ये सम्मान मिला था 1972 में। राम कुमार चित्रकार के अलावा और क्या थे? ये एक कहानीकार और साहित्यकार भी थे, पोएट्री भी लिखते थे और इलस्ट्रेशन भी करते थे। नेक्स्ट है साहित्यकार और चित्रकार राम कुमार को कब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? इनको इतना बड़ा अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010 में मिला था। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राम कुमार को मिला। राम कुमार कब दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप में शामिल हुए थे? 1949 में, उसी टाइम जब ये ग्रुप की स्थापना हुई। भारत में किस चित्रकार ने अपनी चित्र शैली अमूर्तता की शुरुआत की? राम कुमार ने। अमूर्त, देखिए अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। बेसिकली होता क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो क्रिएट करते हैं कलर्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, उसमें कोई फिगरेटिव फॉर्म्स नहीं होते हैं। फर्नालेजे किस कला शैली के कलाकार माने जाते हैं? घनवादी शैली के। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने राम कुमार को किस वर्ष फेलो सदस्य चुने थे? 2011 में। राम कुमार की सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जिसे आधुनिक कला का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है, वाराणसी चित्र श्रृंखला। वाराणसी चित्र श्रृंखला, वाराणसी चित्र श्रृंखला इन्होंने चित्रित किया राम कुमार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कब आपको कालिदास सम्मान, इनको कालिदास अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश से 1986 में, और ये कालिदास अवार्ड एमपी से मिलता है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी आर्टिस्ट को मिला हुआ है। राम कुमार चित्रकार के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। राम कुमार किस लघु चित्रकला से प्रभावित थे? दक्षिणी लघु चित्रकला से प्रभावित थे। राम कुमार को किस वर्ष ललित कला एकेडमी रत्न सम्मान मिला था? 2004 में। किस भारतीय समकालीन चित्रकार ने पारंपरिक अलंकारिकता को त्याग कर सर्वप्रथम अमूर्त की ओर चले गए थे? राम कुमार। प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा किस भारतीय चित्रकार के छोटे भाई थे? निर्मल वर्मा राम कुमार के छोटे भाई थे। पेरिस के किस कला संस्थान में राम कुमार ने चित्रकला के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे? आंद्रे लोहात कला संस्था की। चित्रकार और कहानीकार राम कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? हुस्ना बीबी, एक चेहरा, झिंगुरों का स्वर और समुद्र आदि। राम कुमार ने कब अमूर्त चित्रण करना प्रारंभ किए थे? 1959 में। राम कुमार के पिता का क्या नाम था? नंद कुमार वर्मा प्रवक्ता थे। भारत सरकार ने कब आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए? 2010 में। 2010 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था राम कुमार को। राम कुमार को बाल्यावस्था में किस वाद्य यंत्र को बजाने का काफ़ी शौक था? वायलिन बजाने का काफ़ी शौक था। राम कुमार पेरिस से चित्रकला अध्ययन करके वापस भारत कब लौटे थे? 1951 में। राम कुमार किस लिए विख्यात है? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के लिए। राम कुमार द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र माचू पिच्चू बहुत फेमस इनकी पेंटिंग है, वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? एग्जिबिट है भारत भवन भोपाल में। माचू पिच्चू पेंटिंग याद रखिएगा, भारत भवन भोपाल में एग्जिबिट है राम कुमार की। भारत भवन की स्थापना हुई है भोपाल वाले भारत भवन की 1982 में, और भारत भवन के संस्थापक रहे हैं अशोक वाजपेयी, और जे स्वामीनाथन का यहाँ पर सहयोग रहा था अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट लाइन है, राम कुमार ने शारदा चरण उकील स्कूल में किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखे थे? शैलोज मुखर्जी इनके टीचर हैं राम कुमार के। मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे कहा जाता है? राम कुमार को। राम कुमार का कोटेशन है,
मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार इनको कहा जाता है। रामकुमार का प्रमुख चित्रण माध्यम क्या रहा था? एक्रेलिक कलर। अमूर्त कलाकार रामकुमार का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 2018 दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं घर बने, घर टूटे, हुस्ना बीबी, एक चेहरा, झिंगुरों का स्वर, समुद्र, यूरोप के स्केच। प्रमुख चित्र श्रृंखला है रामकुमार की बनारस घाट श्रृंखला, बहुत फेमस है इनकी बनारस घाट श्रृंखला। और एक्रेलिक ऑन कैनवस एवं ऑयल कलर दोनों में इन्होंने बनाया है। प्रमुख चित्र हैं, ये वाली पेंटिंग याद रखिएगा, बनारस घाट काफी एग्जाम्स में आया हुआ है बनारस घाट पेंटिंग। द बेंगा बोर्ड, ऑयल ऑन बोर्ड। द सैक्रेड सिटी बनारस, पवित्र बनारस, स्वप्न, ऑयल ऑन कैनवस 1958। लद्दाख मोनेस्ट्री बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है, एक्रेलिक ऑन कैनवस। लोटस पॉन्ड वाटर कलर में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। बनारस के दृश्य, ऑयल ऑन कैनवस, राष्ट्रीय आधुनिक कला न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। सिएस्टा, सिएस्टा देखिए कितने लोगों ने बनाया, सिएस्टा इनकी भी फेमस है। और सिएस्टा किसने बनाई है? विकोस भट्टाचार्य, विकोस भट्टाचार्य ने भी बनाई है, जो डॉल सीरीज के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने सरलिज्म आर्ट मूवमेंट में काम किया है। इनकी पेंटिंग सरलिस्ट रिफ्लेक्शन, पूछा जाता है ना अति यथार्थवादी कलाकार को पहचानिए, तो वो है विकोस भट्टाचार्य। उनका सिएस्टा बहुत फेमस है और इन्होंने भी सिएस्टा बनाया है। रामकुमार ने भी कागज पर जल रंग में बनाया है 1952 ईस्वी में। खंडर, ऑयल ऑन कैनवस 1977। माचू पिचू रामकुमार की पेंटिंग है। विलाप, विलाप करती स्त्री दूसरी है। युद्ध का आतंक, निराश और आशा। मधुर स्मृति, बाय एंड गोड, अलविदा। देखिए विलाप बहुत फेमस है, और किस आर्टिस्ट की? विलाप बनाए थे सतीश गुजराल, सतीश गुजराल की भी बहुत फेमस है विलाप, और विलाप इन्होंने भी बनाया रामकुमार ने, दोनों याद रखिएगा इनकी, सतीश गुजराल की बहुत इंपॉर्टेंट है विलाप। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल 1925 2020, 1925 में पैदा हुए थे, 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। सतीश गुजराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1925 में झेलम पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान में है झेलम पंजाब। किस भारतीय कलाकार को मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है? सतीश गुजराल को मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। बेसिकली ये अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, तो इनको मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। किस भारतीय कलाकार की श्रवण शक्ति मात्र 10 वर्ष की अवस्था में चली गई थी? सतीश गुजराल की। सतीश गुजराल की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर में। दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा कलाकार मैक्सिकन कला से काफी प्रभावित है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कब चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किए थे? 1939 to 44। भारत विभाजन के बाद सतीश गुजराल कहाँ आकर बस गए थे? दिल्ली। सतीश गुजराल की किस कलाकृति में विलाप, अवसाद और भारत विभाजन की गहरी छाप दिखाई देती है? इनकी मॉर्निंग मातस पेंटिंग में। सतीश गुजराल द्वारा निर्मित विशाल शिल्प कृति शिव और पार्वती सेरेमिक 1968 वर्तमान में कहाँ पे एग्जिबिट है? चंडीगढ़ संग्रहालय में। शिव और पार्वती चंडीगढ़ संग्रहालय में, चंडीगढ़ म्यूजियम में एग्जिबिट है। नेक्स्ट है, किस कलाकार को मनः स्थिति कलाकार कहकर कहा जाता था? मनः स्थिति कलाकार किसे कहा जाता था? सतीश गुजराल को। भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य कब बने थे? 1949 में। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रदर्शनी में किस भारतीय चित्रकार की 2 पेंटिंग्स खरीदे थे? सतीश गुजराल की 2 पेंटिंग्स को परचेस किए थे। सतीश गुजराल की पत्नी का नाम क्या था? किरण गुजराल इनकी वाइफ का नेम था। सतीश गुजराल के कला जीवन पर आधारित लघु फिल्म ए ब्रश विद लाइफ, अभी 2021 एग्जाम में पूछा भी गया है, ए ब्रश विद लाइफ का निर्देशन किसने किया? सुजाता कुलश्रेष्ठ ने। किरण गुजराल किस कला के लिए जानी जाती हैं? किरण गुजराल बेसिकली फेमस रही हैं सेरेमिक आर्ट के लिए। सतीश गुजराल कैसे कलाकार थे? नियो तांत्रिक आर्टिस्ट।
नियोतांत्रिक आर्ट के बारे में हमने डिस्कस भी किया है कितनी बार कि नियोतांत्रिक आर्ट होता क्या है। तो ये बेसिकली अपने ये इंडिया की ऑन क्रिएटिविटी है, खुद का कैप्चर आर्ट मोमेंट है, जिसमें तंत्र मंत्र और सिंबल बेसिकली सिंबल्स फॉर्म को डिपिक्ट करके पेंटिंग को कैप्चर किया जाता है। नियोतांत्रिक आर्टिस्ट वीरेन डे को माना जाता है। फाउंडर ऑफ नियोतांत्रिक आर्टिस्ट हैं वीरेन डे, याद रखिएगा। वीरेन डे क्या है? फाउंडर हैं। किस भारतीय कलाकार के बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र गुजराल? इंद्र गुजराल थे, सतीश गुजराल के भाई थे इंद्र गुजराल। और क्या थे ये? बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल किस कलाकार की कला से काफी प्रभावित हैं? तो ये इंस्पायर्ड रहे हैं डिगो रिवेरा से। डिगो रिवेरा वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं। सतीश गुजराल के पुत्र मोहित गुजराल क्या थे? तो ये आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार। अभी हाल ही वर्ष 2020 में किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? सतीश गुजराल की। सतीश गुजराल के जीवन पर आधारित कौन सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी? ए ब्रश विद लाइफ। ए ब्रश विद लाइफ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी इनकी लाइफ पर। मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से सतीश गुजराल ने किस कला अध्ययन की एजुकेशन ली थी? इन्होंने लिए हैं ग्राफिक कला का एजुकेशन। चार्ल्स फैब्री ने स्टेटमैन अखबार में किस कलाकार को जीनियस कहकर पुकारे थे? सतीश गुजराल को। सतीश गुजराल की चित्र शैली कैसी है? नियोतांत्रिक और एक्सप्रेशनिज्म मीन्स अभिव्यंजनावादी। सतीश गुजराल की चित्रकला शैली किन मैक्सिकन कलाकारों की शैली से काफी प्रभावित रही थी? डेविड सैक्विरोस और आरोजेको डिएगो रिवेरा, इन तीनों से इंस्पायर्ड रहते हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई? 1952 दिल्ली में। एक्रेलिक रंगों की खोज करने का श्रेय किस भारतीय कलाकार को जाता है? भारतीय कलाकार है सतीश गुजराल। 1950 में इन्होंने एक्रेलिक कलर का इन्वेंशन किया फर्स्टली भारत में। सतीश गुजराल ने अपने नौतांत्रिक चित्रों की प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित किए थे? 1975 अमेरिका में। 1975 अमेरिका में स्टार्ट किए थे। दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा कलाकार मूक बधिर था? मूक बधिर थे सतीश गुजराल। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए थे? 1999 में। बेल्जियम सरकार ने किस भारतीय कलाकार को ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार मिला था सतीश गुजराल को। कहाँ से मिला था? तो बेल्जियम सरकार ने दिया। सतीश गुजराल ने म्यूरल टेक्निक का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त की थी? मैक्सिको से। स्टेटमैन अखबार के एक लेख में सतीश गुजराल को किसने जीनियस कहकर पुकारा? चार्ल्स फैब्री ने। चार्ल्स फैब्री ने इन्हें जीनियस कहकर पुकारा था स्टेटमैन न्यूज़पेपर में। मैक्सिकन सरकार ने सतीश गुजराल को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे? लियोनार्डो द विंसी अवार्ड मिला था बेल्जियम से, मैक्सिको से। ठीक है। सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? वास्तुकार के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। सतीश गुजराल ने वास्तुकला के अलावा और क्या क्या प्रयोग किए हैं? अपनी पेंटिंग किए हैं और मूर्तिकला, ग्राफिक आर्ट। देखिए ग्राफिक आर्टिस्ट भी रहे, स्कल्पटर आर्टिस्ट भी रहे और आर्टिस्ट भी थे, पेंटिंग भी करते थे। सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेशा वर्तमान में कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली। और किसने गणेशा बनाया है? तांबे में। तांबे में किसका गणेशा बहुत फेमस है? तांबे में फेमस है पीवी जानकी रमन। पीवी जानकी रमन का। पीवी जानकी रमन फेमस है बेसिकली रिप्यूजे टेक्निक के लिए। इनकी प्रमुख मूर्ति है गणेशा, मिक्स मीडिया में बनाए थे 1974, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। हॉर्स काला ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट से बनाए हैं पत्थर में। ट्री ऑफ लाइफ बर्न्ट वुड 1994। कंस्ट्रक्शन स्टील मिक्स मीडिया में बनाए 1973। मेडिटेशन बर्न्ट वुड जली हुई लकड़ी में मेडिटेशन इन्होंने बनाया, बहुत फेमस है मेडिटेशन इनकी। शक्ति प्लासर भी बड़ी फेमस है, 2001 में बनाए हैं। राइजिंग ऑफ
लेजरस। बर्nt वुड में बनाए थे, लेदर और सेरेमिक में। 1992 द क्रूसिफिकेशन भी बहुत फेमस है, वुड में बनाए हैं। 1981 में शिव और पार्वती सेरेमिक बनाए हैं। 1968 सेरेमिक में बनाए थे शिव और पार्वती, चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। अब इनकी प्रमुख पेंटिंग है सतीश गुजराल की माई सिस्टर, एक्रेलिक ऑन कैनवस 1951, खिलाड़ी कैनवस पर बनाए हैं, एक्रेलिक ऑन कैनवस। हीरो बहुत फेमस है इनका, हीरो ऑयल ऑन कैनवस। हर्षोन्माद मिक्स मीडिया ऑन कैनवस 1986, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। तूफान के तिनके आत्महत्या के पूर्व स्मृतियों का जाल, स्नेयर ऑफ मेमोरी। कहाँ है प्रकाश, जश्न आज़ादी, सेलिब्रेशन बड़ी फेमस है, सेलिब्रेशन। डेसोलेंस भी बहुत फेमस है, ऑयल ऑन कैनवस में बनाए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। प्लेमेट्स एक्रेलिक ऑन कैनवस, मैक्सिकन नारी भी बहुत फेमस है। चांद, काला चांद भी बहुत फेमस पेंटिंग है। अंतः का आरंभ मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो सांस्कृतिक बहुत फेमस है। मॉर्निंग विलाप बहुत फेमस है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलाप एग्जाम में आया हुआ भी है। 1949 देखिए इनकी जो हीरो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेलिब्रेशन बहुत फेमस और किस आर्टिस्ट की है? सेलिब्रेशन तैयब मेहता, तैयब मेहता की बहुत फेमस है सेलिब्रेशन। और अगर ऑप्शन में तैयब मेहता और सतीश गुजराल दोनों होंगे तो तैयब मेहता की करेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज इन्होंने भी बनाई है, दोनों ने बनाई है, दोनों की फेमस भी रही है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रामेश्वर ब्रूटा। रामेश्वर ब्रूटा 1941 में बॉर्न हुए। रामेश्वर ब्रूटा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1941 1941 तिमारपुर दिल्ली में। वर्तमान में रामेश्वर ब्रूटा कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। रामेश्वर ब्रूटा का संबंध कहाँ से है? न्यू दिल्ली से। रामेश्वर ब्रूटा ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, न्यू दिल्ली से। सर्वाधिक प्रसिद्ध गौरैया श्रृंखला किस कलाकार ने बनाए? रामेश्वर ब्रूटा की बहुत फेमस है गौरैया श्रृंखला। रामेश्वर ब्रूटा किस कला संस्था से सम्मानित सदस्य रहे थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। दिल्ली आर्ट्स कॉलेज से रामेश्वर ब्रूटा ने कब चित्रकला की डिप्लोमा प्राप्त किए थे? 1964। रामेश्वर ब्रूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव कब रहे थे? 1968 to 70। रामेश्वर ब्रूटा वर्तमान में, इनकी वाइफ हैं वसुंधरा तिवारी ब्रूटा, चित्रकार थी, के साथ कहाँ निवास कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। रामेश्वर ब्रूटा ने किस कला संस्था के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी? त्रिवेणी कला संगम, न्यू दिल्ली में। 1997 में आईफैक्स न्यू दिल्ली ने रामेश्वर ब्रूटा को किस सम्मान से सम्मानित किए? कला विभूषण सम्मान से। रामेश्वर ब्रूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था? 2013 में, 2013 में मिला था। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम बहुत फेमस है इनका ये। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम फिल्म किस कलाकार ने निर्देशित किए थे? रामेश्वर ब्रूटा ने। रामेश्वर ब्रूटा प्रसिद्ध कलाकृति मेटामॉर्फोसिस ऑयल कलर में 1995 में। प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में, मीन्स नगमा में। रामेश्वर ब्रूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग में किस वर्ष विभागाध्यक्ष रहे थे? 1967 में। कौन सा चित्रकार शरीर पर बाल दिखाने के लिए ब्लेड्स के टुकड़ों से कैनवस को खुरचकर इच्छित प्रभाव दिखाई देते हैं, पैदा करते हैं? ये मैंने शुरू में आप लोगों को डिस्कस भी अभी किया था कि रामेश्वर ब्रूटा एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने फीमेल की पेंटिंग्स नहीं बनाई हैं, और ये मेल की पेंटिंग बनाते थे तो उनको रोंगटे दिखाने के लिए, रोएं दिखाने के लिए ब्लेड से स्क्रैचिंग करते थे, स्क्रैपर से एक टेक्सचर क्रिएट करते थे। रामेश्वर ब्रूटा ने अपनी प्रसिद्ध ऐप सीरीज किस दशक में चित्रित किए थे? 1970 टू 1980 के दशक में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने
रामेश्वर ब्रूटा को कब नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया? 1980, 1981, 1984। प्रमुख चित्र श्रृंखला है गौरैया चित्र श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप सीरीज ऑयल ऑन कैनवस 1970, आदमी श्रृंखला ऑयल ऑन कैनवस 1980। इनके प्रमुख चित्र हैं मेटामॉर्फोसिस, बहुत फेमस है इनका मेटामॉर्फोसिस, ऑयल ऑन कैनवस 1995। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। विजेता मरणोपरांत ऑयल ऑन कैनवस 1981। शाबाश बेटा ऑयल ऑन कैनवस 1979। प्रत्यारोपण ऑयल ऑन कैनवस 1973। युद्धबंदी ऑयल ऑन कैनवस 1987। अज्ञात सिपाही ऑयल ऑन कैनवस 1987। सेवदार ऑयल ऑन कैनवस 1972। एनाटॉमी ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी 1970। द लॉन्ग एंड एडिंग स्टोरी 1971 ऑयल ऑन कैनवस। ट्रेसेस ऑफ पेरेनियल मैन ऑयल ऑन कैनवस 1994। ट्रेसेस मैन ऑयल ऑन कैनवस 1999। सो फाइनली दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी ग्रुप 18, 19। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मेक श्योर आपने लाइक ज़रूर कर दिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।